हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग प्रकृति के बारे में चर्चा किया था। अब आइए देखते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति अर्थात प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को समझा जाएगा। इसमें मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। ध्यान से समझिएगा आप। विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, विवर्तन की घटना और व्यतिकरण की जो घटना होती है, इसको आप विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग प्रकृति से समझा सकते हैं। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन जो है, कहीं पर भी बाधा उत्पन्न हो, रोक बैरियर लगा हो या कहीं पर मोड़ हो, वहाँ पे तरंग जो है टकराती है और वहाँ से मुड़ जाती है। इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। किसी बाधा के आसपास तरंग के मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। किसी बाधा के आसपास तरंग के मुड़ने को क्या कहेंगे? विवर्तन कहेंगे। व्यतिकरण क्या होता है? इसमें जो है एक समान आवृत्ति की दो तरंगे मिलकर एक ऐसी तरंग देती हैं जिसका त्रिविम में प्रत्येक बिंदु पर विक्षोभ, प्रत्येक तरंग के उस बिंदु पर विक्षोभ का बीजगणितीय या सदिश योग होता है। ठीक है, तरंग के इस प्रकार के संयोजन को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, एक जगह जो है उजाला हो जाता है, एक जगह अंधेरा हो जाता है। ठीक है, इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। तो विवर्तन और व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रेक्षणों को जो 19वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञान, जिसे पारंपरिक भौतिक कहते हैं, के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांतों की सहायता से वर्णित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ जो 19वीं सदी के सिद्धांत हैं जिसको विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति पर नहीं समझाया जा सकता है। कौन कौन सी वो घटनाएं हैं जिनको नहीं समझाया जा सकता है? ये परीक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। ठीक है, गर्म पिंड से विकिरण के उत्सर्जन को आप वेव नेचर से नहीं समझा सकते हैं, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है, कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। ठीक है, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। दूसरा है धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन प्रकाश विद्युत प्रभाव इसे कहते हैं। इस बात को भी हम वेव नेचर से, तरंग सिद्धांत से नहीं समझा सकते हैं। ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। ठीक है, ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन, विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के संबंध में जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रेखा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उनको भी हम तरंग सिद्धांत से नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको चार घटनाएं हमने बताया। पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा आपने देखा ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन, चौथा आपने देखा विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम। इन सारी चीज़ों को प्रकाश, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। ये परिघटनाएं इंगित करती हैं कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है। ठीक है, ये जारी घटनाएं हमने बताया आपको, चारों घटनाएं। यह घटनाएं हमें यह बताती हैं, यह प्रदर्शित करती हैं कि सिस्टम जो है वह केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है। सभी संभावित ऊर्जाएं ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, ये घटनाएं यह इंगित करती हैं कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही, किसी फिक्स एनर्जी में ही ऊर्जा ले सकता है। सभी संभावित ऊर्जाओं को ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सन 1900 में मैक्स प्लांक द्वारा सबसे पहले उपरोक्त उल्लेखित कृष्णिका विकिरण की कोई ठोस व्याख्या की गई। ठीक है, 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में समझाया गया, व्याख्या किया गया। तो आइए हम लोग पहले इसी को समझते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जो 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा समझाया गया था। ठीक है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के मॉडल को फेल करता है, कण के मॉडल को एक्सेप्ट करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सन 1900 में मैक्स प्लांक द्वारा सबसे पहले उपरोक्त उल्लेखित कृष्णिका विकिरण की कोई ठोस व्याख्या की गई। आइए हम पहले इस परिघटना को समझने का प्रयत्न करें जिसे आगे दिया गया है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। गर्म वस्तुएं विस्तृत प्रास में विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, घाट बॉडीज जो हैं, गर्म वस्तुएं जो हैं, वे विस्तृत परास में विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन को उत्सर्जन करती हैं गर्म वस्तुएं, और इनका जो रेंज होता है वो विस्तृत रेंज हो जाता है। गर्म वस्तुएं विस्तृत परास में विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। ठीक है, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर विकिरण का बड़ा भाग जो है वह स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो लघु तरंग दैर्ध्य अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, अर्थात नीला प्रकाश। ठीक है, तो उच्च ताप पर आप देख रहे हैं विकिरण का बड़ा भाग जो है स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में आता है। ठीक है, रेड कलर आप देख सकते हैं। जब भी आप गैस को जलाएंगे या किसी भी वस्तु को जलाएंगे, गर्म करना शुरू करेंगे, तो तापमान आप उसको देंगे तो पहले वह धीरे धीरे लाल कलर लेगा, अर्थात उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में आपको दिखाई देगा लाल कलर। लेकिन आप जब और उसको गरमाना शुरू कर देंगे, ताप आप बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे लघु तरंग दैर्ध्य जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगेंगी, अर्थात नीला प्रकाश आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गर्म वस्तुएं विस्तृत प्रास में विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो लघु तरंग दैर्ध्य अर्थात नीला प्रकाश अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी लोहे की छड़ को भट्ठी में गर्म करते हैं तब इसका रंग पहले हल्का लाल होता है। जब किसी लोहे की छड़ को भट्ठी में गर्म करते हैं तब इसका रंग पहले हल्का लाल होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह अधिक लाल होता है। जब इसे और गर्म किया जाता है तब इससे निकलने वाली विकिरण का रंग सफ़ेद हो जाता है, और जब ताप बहुत अधिक हो जाता है तब यह नीला हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है यह है कि लाल विकिरण किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं। ठीक है, लाल विकिरण किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं तथा दूसरे किसी ताप पर नीले विकिरण अधिक तीव्र होते हैं। लाल विकिरण जो हैं, ठीक है, किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं तथा दूसरे किसी ताप पर नीले विकिरण जो हैं अधिक तीव्र होते हैं। अर्थात गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों की तीव्रता वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों की जो तीव्रता है वह वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है कि वस्तुओं का ताप क्या है, उसके अनुसार जो है विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की विकिरण होती है। ठीक है, लाल विकिरण किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं
तथा दूसरे किसी ताप पर नीले विकिरण अधिक तीव्र होते हैं। अर्थात गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के विकिरणों की तीव्रता वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। 1850 के अंत तक यह ज्ञात हो चुका था कि विभिन्न द्रव्यों से निर्मित वस्तुएं यदि विभिन्न तापों पर रखी हो तो वे विभिन्न मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ठीक है। 1850 के अंत तक यह ज्ञात हो चुका था कि विभिन्न द्रव्यों से निर्मित वस्तुएं यदि विभिन्न तापों पर रखी हो तो, अलग अलग टेम्परेचर पर रखी हो तो वे विभिन्न मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करती हैं, रेडिएशन इमिट करती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कि जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश, विद्युत चुंबकीय विकिरण विकिरित किया जाता है, डाला जाता है, तो विकिरित ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे ही परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है और कुछ भाग प्रेषित हो जाता है। ठीक है। 1850 के अंत तक यह ज्ञात हो चुका था कि विभिन्न द्रव्यों से निर्मित वस्तुएं यदि विभिन्न तापों पर रखी हो तो वे विभिन्न मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कि जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश विकिरित किया जाता है तो विकिरित ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे ही परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है और कुछ भाग प्रेषित हो जाता है। अपूर्ण अवशोषण का कारण, ठीक है, जो अपूर्ण अवशोषण हो रहा है, इनकम्प्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, अपूर्ण अवशोषण का कारण यह है कि नियमानुसार साधारण वस्तुएं विकिरण की अपूर्ण अवशोषक होती हैं। जो साधारण वस्तुएं होती हैं वे विकिरण की क्या होती हैं? अपूर्ण अवशोषक होती हैं, नियम के अनुसार। ठीक है। अपूर्ण अवशोषण का कारण यह है कि साधारण वस्तुएं विकिरण की अपूर्ण अवशोषक होती हैं। अब आइए समझते हैं कृष्णिका क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, कृष्णिका कहलाता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार के आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, कृष्णिका कहलाता है। तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। वास्तव में ऐसा कोई पिंड नहीं होता है, ठीक है, जो हर प्रकार की आवृत्ति विकिरण को एक समान उत्सर्जित और अवशोषित करता हो। मान सकते हैं कार्बन ब्लैक लगभग कृष्णिका के बहुत समान होता है। कार्बन ब्लैक जो है वह लगभग कृष्णिका के बहुत समान होता है। कृष्णिका का एक अच्छा भौतिक सन्निकटन सूक्ष्म छिद्र युक्त गुहा होती है। ठीक है। कृष्णिका का, ब्लैक बॉडी का एक अच्छा भौतिक सन्निकटन जो है वह सूक्ष्म छिद्र युक्त एक गुहा होती है। फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है। यह जो है एक सूक्ष्म छिद्र युक्त जो है एक गुहा है और यह एक ब्लैक बॉडी है जिसके अंदर प्रकाश जो है इंटर कर रहा है और इसमें टकरा रहा है इसकी दीवारों से, बार बार जो है दीवारों में टकराता रहेगा इसी में और इनके दीवारों को द्वारा अवशोषित किया जाएगा। ठीक है। तो कार्बन ब्लैक को लगभग कृष्णिका के बहुत समान हम मान सकते हैं। कृष्णिका का एक अच्छा भौतिक सन्निकटन सूक्ष्म छिद्र युक्त एक गुहा होती है। ठीक है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, जिसमें एक छिद्र के अलावा अन्य कोई द्वार नहीं होता है। कृष्णिका में एक छिद्र के द्वारा अन्य कोई द्वार नहीं होता है, केवल एक ही पोर होता है। गुहा में छिद्र से प्रवेश करने वाली कोई भी किरण
गुहा की भीतरी दीवार से परावर्तित होती है और अंत में गुहा की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है। गुहा में इस छिद्र से प्रवेश करने वाली कोई भी किरण जो है वह गुहा की दीवार से टकराती है और बार बार टकराकर इन्हीं की दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाती है। कृष्णिका विकिरण ऊर्जा की आदर्श रेडिएटर भी होती है। ठीक है, कृष्णिका जो है वह विकिरण ऊर्जा का आदर्श रेडिएटर भी होती है। इसके अतिरिक्त कृष्णिका अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में होती है। कृष्णिका जो है वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में होती है। यह दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उतनी ऊर्जा विसरित करती है जितनी उसने परिवेश से अवशोषित की थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जितनी ऊर्जा को अवशोषित करती है उतनी ही ऊर्जा को इमिट भी करती है। कृष्णिका अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में होती है। यह दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उतनी ऊर्जा विसरित करती है जितनी उसने परिवेश से अवशोषित की थी। कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा अर्थात विकिरण की तीव्रता जो है तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता जो है वह तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी एक तरंगदैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है। किसी एक तरंगदैर्घ्य पर यह क्या हो जाएगी? अधिकतम होती है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य को और बढ़ाने पर वह घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता जो है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी एक तरंगदैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है, उसके बाद तरंगदैर्घ्य के और बढ़ाने पर घटनी शुरू हो जाती है। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। देखें ध्यान से यह फिगर, इसमें आप देखें यह जो है आपका वाई अक्ष तीव्रता को बताता है और एक्स अक्ष जो है तरंगदैर्घ्य को बताता है। तरंगदैर्घ्य 1000 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, 3000 नैनोमीटर, यह तरंगदैर्घ्य दिया है लैम्डा का मान नैनोमीटर में और यह तीव्रता को दिया है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाई जा रही है, ठीक है, यह तरंगदैर्घ्य का भी मान बढ़ रहा है, तीव्रता की भी मान बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे यह उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 1500 पर अधिकतम है। ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन किसी एक तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम हो गई है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य को और बढ़ाने पर अब यह घटनी शुरू हो रही है। अब जो है यह तीव्रता नहीं बढ़ रही है, यहाँ तक तो बढ़ी है, अब जो है आगे नहीं बढ़ रही है। और अगर और तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो अब तीव्रता नहीं बढ़ेगी और यह नीचे आना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। यह T1 में आप देख रहे हैं। दूसरे वाले में T2 टेम्परेचर पे आप देखें, जब टेम्परेचर और ज़्यादा हो तो आप देख रहे हैं कि अब तरंगदैर्घ्य का मान और कम हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे आप तरंगदैर्घ्य बढ़ा रहे हैं तीव्रता भी बढ़ रही है और एक निश्चित ठीक है मान पर यह अधिकतम हो जा रही है। उसके बाद आप तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा नहीं और तीव्रता घटनी शुरू हो जाएगी। T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 का मान अधिक है, T1 का मान कम है। तो आप देख रहे हैं जब टेम्परेचर अधिक होता है, ताप अधिक होता है तो तरंगदैर्घ्य कम होता है, उसमें वेवलेंथ कम होता है। आप देख रहे हैं तरंगदैर्घ्य कम है। इस T2 पर तीव्रता अधिक है लेकिन वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य का मान कम है। यह T1 पर, ठीक है, तीव्रता जो है कम है, तरंगदैर्घ्य अधिक है। ठीक है,
तो ताप कम पर तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और ताप अधिक पर तरंगदैर्घ्य कम होता है। यह आपने तरंगदैर्घ्य तीव्रता संबंध को देखा। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपने क्या समझा, क्या देखा? इसमें आपने देखा कि कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, विकिरण की तीव्रता तथा उसके स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी एक तरंगदैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है, उसके बाद तरंगदैर्घ्य को और बढ़ाने पर वह घटनी शुरू हो जाती है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे ताप बढ़ता है, वक्र का उच्चिष्ट मैक्सिमा लघु तरंगदैर्घ्यों की ओर स्थापित हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, वक्र का जो मैक्सिमा है, जो अधिकतम ऊंचाई है, उच्चिष्ट है, वह लघु तरंगदैर्घ्यों की ओर स्थानांतरित हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। विकिरण की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाने के लिए, ठीक है, विकिरण की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाने के लिए विकिरण की तीव्रता को तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में प्रस्तुत करने के अनेक प्रयास हुए हैं। विकिरण की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाने के लिए, विकिरण की तीव्रता का पूर्वानुमान हो जाए, इसका अनुमान लगाने के लिए विकिरण की तीव्रता को तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में प्रस्तुत करने के अनेक प्रयास हुए हैं। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी आपको परिणाम, रिजल्ट समझाए गए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपने समझा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर इन सारी बातों को, इन सारे सिद्धांतों को संतोषजनक व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैक्स प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन दोलित्रों से उत्पन्न होता है। मैक्स प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक रिजल्ट प्राप्त किया कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन जो है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो है, वह दोलित्रों से उत्पन्न होता है, कृष्णिका की दीवारों के परमाणु से उत्पन्न होता है। मैक्स प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन दोलित्रों अर्थात कृष्णिका की दीवारों के परमाणु से उत्पन्न होता है। यह लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दोलित्रों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, यह कृष्णिका की दीवारों के जो परमाणु हैं अर्थात जो दोलित्र हैं, यह लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दोलित्रों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविक्त भागों में बांटा जा सकता है। प्लांक ने माना कि विकिरण को जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, विविक्त रूप में बांटा जा सकता है, डिस्क्रीट रूप में डिवाइड किया जा सकता है ऊर्जा को। प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविक्त भागों में बांटा जा सकता है। मैक्स प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में। ठीक है, मैक्स प्लांक ने यह मान्यता दी कि परमाणु और अणु जो हैं, एक केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं, न कि अनवरत रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। ठीक है,
विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा उसके आवृत्ति के समानुपाती होती है। ई समानुपाती न्यू बराबर करेंगे, समानुपाती स्थिरांक आएगा एच, तो ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, यह क्वांटम की ऊर्जा है, ई बराबर एच न्यू। यहां पर जो एच आया है, अनुपातिकता स्थिरांक एच को कहा जाता है, प्लांक स्थिरांक कहा जाता है, जिसका मान होता है 6.626 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। ई बराबर एच न्यू, एच प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.626 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्वांटीकरण की तुलना सीढ़ियों पर खड़े होने से की गई है। क्वांटीकरण क्या होता है, इसकी तुलना आप सीढ़ियों पर खड़े होने से कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों के किसी भी पायदान पर खड़ा हो सकता है, परंतु उसके लिए सीढ़ी के दो पायदानों के बीच में खड़ा होना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऊर्जा जो है वह फिक्स मानों में होती है, वह बीच में नहीं होती हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों के किसी भी पायदान पर खड़ा हो सकता है, परंतु उसके लिए सीढ़ी के दो पायदानों के बीच खड़ा होना संभव नहीं है। ऊर्जा का मान निम्नलिखित समुच्चयों में से कोई भी हो सकता है, परंतु इन मानों के बीच में कोई मान नहीं हो सकता है। E बराबर 0 हो सकता है, एच न्यू हो सकता है, 2 एच न्यू हो सकता है, 3 एच न्यू हो सकता है, इसी तरह से एन एच न्यू हो सकता है। E बराबर एन एच न्यू हो सकता है, परंतु इनके बीच में नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, E बराबर एन एच न्यू। इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता वितरण की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सके। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक जो हैं वे कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण के तीव्रता वितरण की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा विद्युत चुंबकीय विकिरण का कणीय रूप के बारे में जो मैक्स प्लांक ने समझाया था, और इस सिद्धांत के आधार पर ही प्लांक ने कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित होने वाले विकिरण की तीव्रता वितरण की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सके। मैक्स प्लांक कौन थे? आप देख सकते हैं मैक्स प्लांक जो एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। मैक्स प्लांक, उन्होंने सन 1879 में म्यूनिख विश्वविद्यालय से सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी। वे सन 1888 में बर्लिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स में निदेशक नियुक्त किए गए। उनके द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत के लिए उन्हें सन 1918 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऊष्मागतिकी और भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था मैक्स प्लांक के बारे में और उनके सिद्धांत के बारे में, जिसमें आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति अर्थात प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।